राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम में बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए, और उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। और आज से इससे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का 11 क्वेश्चन आपको दिए थे जो इम्पॉर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, और इससे पहले क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो टॉप 15 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, कल आपका एग्ज़ाम 24 अप्रैल 2025 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, यानी लागत लेखांकन वित्तीय आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। तो कॉस्ट अकाउंट जो है ये ऐसा काम तो नहीं करता है जिससे फाइनेंशियल डेटा आपको यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान किया जा सके। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, यानी व्यापार की पृथक इकाई की अवधारणा एकाकी व्यापारियों और साझेदारी फर्मों पर लागू नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों जो है वो लागू होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ऑन लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल, यानी दायित्व पर संपत्ति का आधिक्य पूंजी कहलाता है। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपको याद होगा कि एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एक्सप्लेन अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। तो इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। लेखांकन मानक 14 एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है। हाँ बिल्कुल, AS14 जो होता है, शॉर्ट में इसको AS भी बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो AS14 जो है वो एमलगमेशन से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और टोटल 32 स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें सबका नाम अलग अलग आपको दिया गया है, जिसमें आपको AS3 से आप परिचित हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। AS6 से आप परिचित है जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। और AS14 जो है ये आपका होता है एमलगमेशन के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो ये टॉप 15 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। उम्मीद है कल आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, और ज़रूर वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिर्फ अगर लिख रहता है यहाँ पर, कोई भी जैसे सैलरी रहता, कोई भी एक्सपेंसेस अगर पेमेंट करता है, सिर्फ एक्सपेंसेस अगर रहता, लेकिन अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था। एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। और या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी रहता तो वो भी कौन सा अकाउंट हो जाता, पर्सनल अकाउंट हो जाता। लेकिन अगर सैलरी लिखा रहेगा, सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। रेंट अकाउंट जो है पेड किया गया तो वो भी नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस जो पेड हुआ है वो आपका होता है नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है ना। और जो आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया है वो आपका हो जाता है पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी आदित्य व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड जनरली एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, यानी आगम को सामान्यतः उस समय उपार्जित माना जाता है जबकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी दे दी जाती है। बिल्कुल ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का है। उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आगे भी आपको बताता हूँ, टोटल आपको 15 क्वेश्चंस बताने, तो 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ। 7वां क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ओनली फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, यानी ह्रास भूमि को छोड़कर केवल स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही हो सकता है वो, जैसे आपका जो है बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इन सब में आपका डेप्रीशिएशन होता है। लेकिन लैंड में जो है एप्रीशिएशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ओनली फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द एसेट्स गेट्स रिड्यूस टू जीरो लेवल, यानी क्रमागत ह्रास पद्धति में संपत्ति का मूल्य जो है घटकर शून्य रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो लेवल तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आय व्यय खाता एक वास्तविक खाता है बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, तो यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो एक वास्तविक खाता है, ये बिल्कुल सही है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो होता है रियल अकाउंट, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11। द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे वाज गिवन इन द ईयर 1903, यानी 1930 यानी 1903 में दिया गया था, ठीक है ना, 1903 यानी 1903 में दिया गया था, तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी गार्नर वर्सेस मुरे का जो निर्णय सन 1903 में दिया गया था, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में विल्किंस वाज द इंसॉल्वेंट पार्टनर इन गार्नर वर्सेस मुरे केस, यानी गार्नर बनाम मुरे के बाद में दिवालिया साझेदार विल्किंस था, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं। तो 12 हम लोग ट्रू फॉल्स अभी तक देख चुके हैं और 3 ट्रू फॉल्स आपको करने बाकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यानी वसूली खाता नाम मात्र खाता होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो बिल्कुल सही है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सही है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट शोज प्रॉफिट, यानी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाता लाभ दर्शाता है। तो बैलेंस शीट में जो है आपका एसेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है और लाइबिलिटी साइड में भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस यानी आपका प्रॉफिट दर्शाता है, यानी लाभ दर्शाता है। और अगर एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो हानि को दर्शाता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर चुके हैं अब तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी भूमि एवं भवन का क्रय आयगत व्यय है। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉप 15 ट्रू फॉल्स जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कल आपका एग्ज़ाम है और इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ हो सकता था वो मेरे हिसाब से दे चुका हूँ आपके लिए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, सारे क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ। अब आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और घबराना नहीं है, और आपको बिल्कुल कूल होके बिल्कुल शांति दिमाग से एकदम सही से सबको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। खास करके आपको जैसा आपको बताया है 3 चैप्टर मेरे जहन में है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। पिछले बार भी उसी चैप्टर से पूछा था, लेकिन हो सकता है कि एक चैप्टर डिफ़र कर जाए। तो आपका पहला जो चैप्टर होगा वो है डिप्रिसिएशन चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वो डिमिनिशिंग भी हो सकता है, लेकिन डिमिनिशिंग का बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का, डिमिनिशिंग, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है आपको पूछ चुका है, तो डिमिनिशिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो एनपीओ से क्वेश्चन पूछेगा। एनपीओ से क्वेश्चन उम्मीद है कि बैलेंस शीट तक आपको पूछेगा, वो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा और एक बैलेंस शीट उसके साथ साथ बनाने के लिए बोलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन रेजोल्यूशन 1 से नहीं, मेरे हिसाब से रेजोल्यूशन 2 से आपको देगा, गार्नर वर्सेस मुरे केस भी दे सकता है। और ये उम्मीद है ये आपको ऑल पार्टनर तो अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।
और मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल का, ताकि आपको नए नए वीडियोस या प्रीमियम क्वालिटीज़ के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। कल आंसर की के साथ मिलूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और बिजनेस लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।